हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हीट। शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में हीट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कैलोरीमीटर वाले कंसेप्ट रहते हैं या फिर डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं या फिर कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो पहले हीट के जो कंसेप्ट है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट, इसके बारे में हम थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और एक बार रिवाइज करते हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस एक रिवाइज करेंगे, कुछ फार्मूले देखेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लेंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर बेसिकली हीट क्या होता है। हीट एंड टेम्परेचर जो बेसिक होता है वो क्या होता है देखेंगे। हीट एंड टेम्परेचर, फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट क्या होता है? हीट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी transfers between two systems or system and its surrounding, but there is condition that there must be some temperature difference। अगर वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है दो सिस्टम में या फिर सिस्टम एंड सराउंडिंग में, तो वहां पर हीट हमेशा फ्लो होती है। और हीट कैसे फ्लो होती है? इट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। उसका जो फ्लो का जो पाथ रहता है हीट का, वो हमेशा हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी ऐसे रहेगा। ओके, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, जिसको हम हीट एसआई यूनिट जो है वो हम जूल में मेजर करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है हीट का, ओके, तो हम जूल में मेजर करेंगे उसको। और सीजीएस यूनिट जो रहता है उसका कैलोरी रहता है। बस एक ही यहाँ पर याद रखना, मतलब हीट का जो यूनिट है सीजीएस यूनिट, वो एसआई यूनिट से बड़ा रहता है। बस एक एक्सेप्शनल केस बोलते हैं ना इस केस में, जैसे हर बार एसआई यूनिट ही बड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पर सीजीएस यूनिट जो है कैलोरी है, तो 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.18 जूल इसके बराबर होता है, या फिर हम उसको 4.2 जूल के बराबर भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हीट के बारे में। अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इट मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ओके, और इसको हम केल्विन में मेजर कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ओके, अगर जैसे ही हीट बढ़ जाती है, ओके याद रखना, जैसे ही किसी बॉडी को हम हीट देते हैं, किसी बॉडी को हम अगर हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? हीट अगर किसी बॉडी को देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब अगर हीट कम करते हैं किसी बॉडी का तो उसका टेम्परेचर भी कम होता है। तो एक डायरेक्ट रिलेशन भी दोनों के बीच में रहता है। हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, हीट कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। दूसरी बात, अगर हम जैसे कोई जैसे कोल्ड या फिर आइस, किसी आइस को, पर्टिकुलर आइस को, बर्फ को अगर हम किसी बॉल में लेते हैं, तो वो पूरा बॉल क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। या फिर आइस वाटर अगर किसी बॉल में लेते हैं समर सीजन में स्पेशली, तो अब उसका टेम्परेचर बहुत कम होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस केस में सराउंडिंग टू आइस बॉल ये जो हीट है, इस तरह से वो हीट ट्रांसफर हो जाती है। या फिर हॉट कप ऑफ टी अगर हम किसी टेबल पे रखते हैं, तो वहाँ पर अभी एक कप ऑफ टी जो है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग। तो ये जो है टी से हीट का हो जाएगी, मतलब जो हीट जो है कैसे ट्रांसफर हो जाएगी टी टू सराउंडिंग। तो इस तरह से हमेशा हीट हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, इस तरह से वो फ्लो हो जाती है। ये याद रखना। ओके, अब दूसरी बात यहाँ पर डिफरेंट स्केल ऑफ, अब हीट जो है जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम कैसे मेजर करेंगे? थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। ओके, डिग्री सेल्सियस में हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर्स जो है वो क्या है वो हम देखते हैं। डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ओके, जैसे सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल, ओके, टेम्परेचर हम सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा जो है केल्विन स्केल, इसमें हम इसको मेजर कर सकते हैं, केल्विन स्केल। अब इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम बाद में देखेंगे, पहले उसका रिलेशन भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो सेल्सियस स्केल में, ये जो सेल्सियस स्केल है तो किस तरह से रहती है, इस तरह से थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इसका लोअर पॉइंट रहेगा और ये इसका हाइयर पॉइंट। ओके, ये लोअर पॉइंट।
तो ये जो है उसको हम बोलते हैं आइस पॉइंट, ओके, या फिर हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ये रहता है यहाँ पर आइस पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। और ये जो ऊपर वाला रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो हम उसको बोलते हैं स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट या फिर हम उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ओके। और दूसरा ये जो है नंबर ऑफ स्केल्स, इस तरह से मतलब ये जो है सेल्सियस स्केल, हम उसको नाम देते हैं सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल 100 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है, 100 इक्वल पार्ट्स, ओके। तो इस तरह से 100 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। तो लोअर पॉइंट जो आइस पॉइंट जो 0 डिग्री सेल्सियस, हायर जो रहता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा जो रहता है वो फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आइस पॉइंट जो रहता है वो रहता है 32 फ़ारेनहाइट, और ये रहता है 212 फ़ारेनहाइट, ओके, 212। और ये 180 इक्वल पार्ट्स में ये स्केल जो है वो डिवाइड की जाती है। अब ये आइस पॉइंट रहेगा और ये स्टीम पॉइंट रहेगा ऊपर का, ये जो है स्टीम पॉइंट, ओके। तो ये 180 इक्वल पार्ट्स में है। तो लोअर पॉइंट जो है वो 32 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर फ़ारेनहाइट हम उसको बोल सकते हैं, और ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सिर्फ फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। तो ये होगा अपना फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल ये टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट स्केल। और तीसरा जो है यहाँ पर वो रहेगा केल्विन स्केल, ओके। तो केल्विन स्केल में भी 100 इक्वल पार्ट्स यहाँ पर रहते हैं, लेकिन लोअर जो पार्ट रहता है वो 273 और अपर वाला पार्ट रहता है 373। अब ये कभी कभी मतलब किसी बुक्स में या फिर कोई अगर ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं तो ये लोअर पॉइंट जो रहता है, जैसे हम उसको आइस पॉइंट बोलते हैं, तो ये 273.15 इतना भी रहता है, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। और हम इसको लिखेंगे 273.15 केल्विन, और ये इसको हम ऐसे भी लिखेंगे ये केल्विन में 373.15 केल्विन, या फिर ये भी ले सकते हैं। और ये फिर से ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, केल्विन स्केल 100 इक्वल पार्ट्स, ओके। तो ये हो गया अपना केल्विन स्केल। केल्विन स्केल ये आइस पॉइंट, और ये ऊपर वाला जो रहता है वो उसको नाम देंगे हम स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट या फिर हम उसको नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट। स्टीम पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आ रहा है? तो ये अलग अलग डिफरेंट स्केल है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके। जैसे कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है, तो ये इस तरह से अलग अलग केल्विन स्केल रहते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, इस तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं। अभी इन तीनों में रिलेशन जो है वो रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो रिलेशन भी देखेंगे, पहले हम इसको इरेज करते हैं। अब इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले थोड़े से कंसेप्ट को हम देखते हैं। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ओके। तो डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर मतलब फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है, और दूसरा जो है सेल्सियस स्केल। तो ये C-0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये C मतलब सेल्सियस वाला, F -32 डिवाइडेड बाय 180 दैट इज इक्वल टू K -273 डिवाइडेड बाय 100। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, K -273, इसको हम 273 या फिर हम 273.15 ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये जो रिलेशन है इस, अब जैसे कि सेल्सियस स्केल में कोई अगर आपको टेम्परेचर दे दिया है, जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका कन्वर्जन हमें फ़ारेनहाइट स्केल में करना है, तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे। कोई फ़ारेनहाइट स्केल में दे दिया है तो उसका यूज, उसका कन्वर्जन अगर हमें सॉरी
केल्विन स्केल में करना है तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। ओके, बाद में देखेंगे किस तरह से यूज किया जाता है। तो ये हो गया बेसिक रिलेशन, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं C-0 डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये इसको मल्टीप्लाइड बाय 20 करते हैं तो ये F-32 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे भी हम यहाँ पर ये रिलेशन लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो ये हो गया इसके बारे में, डिफरेंट स्केल के बारे में। अब इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी हम बाद में देखेंगे। ओके, ये लोअर पॉइंट रहता है यहाँ पर, ये एक्चुअल स्केल जो रहते हैं डिग्री सेल्सियस वाली, ये लोअर पॉइंट, और ये 100 इक्वल पार्ट्स, ये लोअर पॉइंट 100 इक्वल पार्ट्स, लोअर पॉइंट 100 इक्वल पार्ट्स, 180 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स, इस तरह से भी उसको हम याद रख सकते हैं। ओके, चलो बाद में इसके ऊपर जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे और एक बार। दूसरा है अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, हीट कैसे ट्रांसफर की जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। इसके ऊपर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे सी ब्रिज वाले कंसेप्ट है, लैंड ब्रिज वाले कंसेप्ट है, ये भी इसके ऊपर आपको पूछे जा सकते हैं। अब हीट जो है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं उसको, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। तो पहला है कंडक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये 3 मोड्स है हीट ट्रांसफर करने के, मेथड्स भी बोल सकते हैं उसको। तो ये पहली जो मेथड है कंडक्शन। तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है, हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर। अब हम तो जानते हैं कि हीट कैसे ट्रांसफर की जाती है, चाहे कौन सा भी मोड हो, हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। ओके, तो अब यहाँ पर बेसिक डिफरेंस जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो कंडक्शन क्या होता है, that is the process of transformation of heat in which heat is transferred from higher temperature body to lower temperature body without actual migration of particle, या फिर हम बोलेंगे without actual movement of migration और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल। तो ये बात क्या है हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कोई एक सॉलिड रॉड है, तो सॉलिड में हीट हम इसको, ये जो एग्जांपल है कंडक्शन, तो सॉलिड के लिए ही एप्लीकेबल रहता है, याद रखना। अब ये सॉलिड है कोई रॉड, उसको हम ए बी, एक एंड है ए, दूसरा एंड है बी, उसको हम 4 कंपार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि सॉलिड जो है कैसे बनाए, नंबर ऑफ पार्टिकल से बनाए विच आर टाइटली हेड्स टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं सॉलिड के जो पार्टिकल्स रहते हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स बहुत करीब है। ओके, इसके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, तो इस अरेंजमेंट से इस सॉलिड, ये जो रॉड है इसका एक पर्टिकुलर शेप भी बना रहता है। ओके, तो ये इस तरह से ये सारे पार्टिकल्स है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम जानते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हमेशा वो वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे हम इसको हीट देते हैं यहाँ पर, ओके, हीट अगर देते हैं तो क्या करेंगे, ये सारे पार्टिकल्स हीट एनर्जी क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, और एब्सॉर्ब करने से फिर क्या हो जाता है, व्हेन दे गेट्स हीट एनर्जी फ्रॉम हीट सोर्स, देन इट विल गेट एक्साइटेड एंड वाइब्रेट विथ मच मोर एम्पलीट्यूड। तो उसका वाइब्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये वाइब्रेशन बढ़ जाने से क्या हो जाता है, बाजू के साइड वाले जो मॉलिक्यूल्स है या फिर पार्टिकल हम बोल सकते हैं, तो पार्टिकल्स को जाके क्या करते हैं, टकराते हैं। तो ये साइड वाला पार्टिकल्स भी ज्यादा वाइब्रेशन से क्या हो जाएगा, टकराएगा, मतलब क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो इस तरह से ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के यहाँ पर नहीं जाएंगे इस कंपार्टमेंट में, सिर्फ क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी या फिर हम उसको बोलते हैं वाइब्रेशन एनर्जी जो है वो ही यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है। पार्टिकल बस अपनी जगह पर ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट हो रहे, ये वाइब्रेशनल एनर्जी सिर्फ क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, पार्टिकल्स अपनी जगह पर है। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, पहले इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, फिर इसका कम, उससे कम इसका, इससे कम इसका, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा। इसलिए हम थोड़ी देर बाद ये अगर देखते हैं तो ये हमें पता चलता है कि अनदर एंड जो पहले बिल्कुल कोल्ड था अब ये हॉट हो गया। ओके, क्यों, तो ये पार्टिकल जो है, तो ये वाइब्रेशन एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है हम उसको बोलते हैं कंडक्शन। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द कंडक्शन।
दूसरी दूसरी जो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट है वो उसको नाम दे सकते हैं हम कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस इसे देखना है हमें जस्ट कंसेप्ट के तौर पर, और इसके ऊपर क्वेश्चंस बाद में हमारा मतलब इंटेंशन जो है वो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हम इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन क्या है, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी विथ एक्चुअल माइग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पर पार्टिकल का एक्चुअल माइग्रेशन होता है, हम उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। ओके, एग्जांपल मतलब वाटर में से जो हीट फ्लो हो जाते हैं या फिर गैस में से जो हीट फ्लो हो जाती है हम उसको कन्वेक्शन बोल सकते हैं। ओके, तो ये कन्वेक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे कि एक वाटर लेते हैं यहाँ पर एक पॉन्ड में। ओके, तो ये पूरा टेम्परेचर अब सेम है और वाइब्रेशन भी सेम है वाटर का। ये हम यहाँ पर वाटर रखेंगे, वाटर पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा स्पेसिंग रहता है यहाँ पर। अगर जैसे हम इसको हीट देते हैं यहाँ पर, अगर हम उसको हीट देंगे तो ये जो लोअर पार्टिकल जो रहते हैं वाटर के, जो कि बॉटम साइड में है, तो ये पहले हीट एनर्जी क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। जैसे हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करते दे विल गेट लाइटर एंड मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये सारे पार्टिकल्स यहाँ के हीट एनर्जी रिसीव करने के बाद लाइट हो जाएंगे और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर जो स्पेस रहता है उसको भरने के लिए ये जो हेवियर पार्टिकल्स या फिर हम उसको बोल सकते हैं कोल्ड पार्टिकल जो है वाटर के, ये क्या करेंगे, नीचे आएंगे, फिर ये हीट एनर्जी रिसीव करेंगे, फिर ये ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से फिर नीचे आएंगे ये कोल्ड पार्टिकल्स। इस तरह से ये जो एक्चुअल माइग्रेशन जो है पार्टिकल का यहाँ पर हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं कन्वेक्शन, जो कि हम वाटर या फिर गैस के केस में हम कन्वेक्शन प्रोसेस स्टडी कर सकते हैं हीट की। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज वाला जो कंसेप्ट है तो यही है, सी ब्रिज या फिर हम उसको बोलेंगे लैंड ब्रिज। समझ में आ रहा है आपको? तो ये होता है अपना कन्वेक्शन प्रोसेस। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में भी हम देखेंगे। तीसरा जो है वो होता है रेडिएशन। तो रेडिएशन ये क्या होता है, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी इंटरवेइंग मीडियम। ये अलग बात है यहाँ पर, विदाउट एनी इंटरवेइंग मीडियम, वहां पर कोई मीडियम की जरूरत नहीं। देखो हमने कंडक्शन में सॉलिड की जरूरत पड़ी, कन्वेक्शन में वाटर या फिर गैस की जरूरत पड़ी, ये मीडियम डिपेंडेंट है कंडक्शन कन्वेक्शन। रेडिएशन जो है वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, याद रखना। तो ये एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, सन से जो भी रेडिएशन आते हैं वो सीधा अर्थ की तरफ आते हैं। तो मतलब बीच में जो है कोई मीडियम है या फिर नहीं है, डजेंट मैटर, डायरेक्टली यहाँ पर हीट क्या हो रही है, सन टू अर्थ ट्रांसफर हो रही है विदाउट एनी इंटरवेइंग मीडियम। तो ये प्रोसेस होती है, व्हाट इज दैट, हम उसको नाम देते हैं रेडिएशन। ओके, अब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, ये प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, भले आज थोड़े से न्यूमेरिकल कम हो लेकिन थोड़े कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, या फिर इसके ऊपर किस तरह से शाहो स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑलरेडी आपने ये टॉपिक पढ़ा है, जस्ट हम उसका ओवरव्यू ले रहे हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन अगर आगे चलकर कुछ क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ये कंसेप्ट हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये अब देखते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होता क्या है। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, तो जैसे कि हम देखते हैं डे टाइम में ये सी ब्रिज वाला कंसेप्ट हम देख सकते हैं और नाइट टाइम में लैंड ब्रिज वाला कंसेप्ट देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे ये सी है, ओके, और ये कैसे हो सकता है हम देखेंगे, ये है लैंड और ये यहाँ पर है सी, ओके, समंदर का पानी। अब जैसे ही ये सन यहाँ से हीट रेडिएट करेगा तो ये इस तरह से आ जाएगी हीट, पूरी सन से जो हीट है ऐसे आ रही है, सी की तरफ भी आ रही है, लैंड की तरफ भी आ रही है। ओके, तो ये लैंड जो है, तो लैंड जल्दी हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ओके, क्योंकि ये जो है यहाँ पर समंदर का जो पानी होता है वो हॉट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, तो जल्दी कौन गर्म हो जाएगा, ये जो जमीन है लैंड, तो यहाँ पर मतलब जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगी। तो ये जो पार्टिकल्स है इसके, तो ये क्या हो जाएंगे, ज्यादा हॉट हो जाएंगे इसके सरफेस के ऊपर के, तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये सारे हॉट पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। ओके, क्योंकि ये जल्दी हीट हो जाते, जल्दी हॉट हो जाते, एंड दे विल बिकम लाइटर एंड मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो खाली जगह होती है
तो ये सी वाले जो कोल्ड पार्टिकल्स है वो कोल्ड पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में आ जाएंगे लैंड की तरफ। ओके, तो ये जो है प्रोसेस सी टू लैंड जाने वाला जो प्रोसेस है, तो सी के ऊपर के जो भी मतलब एयर पार्टिकल्स है या फिर हवा जो है वो क्या हो जाती है, लैंड की तरफ जाती है, तो हम उसको बोलते हैं सी ब्रीज। समझ में आ रहा है, सी टू लैंड, तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये इस तरह से ये ऐसे ये जो मूवमेंट है ये कुछ इस तरह से हो जाता है इसका मूवमेंट। ओके, तो हम उसको बोलेंगे सी ब्रीज। समझ में आ रहा है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का जो बेसिक डिफरेंस है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, हम तो जानते हैं मतलब लोअर प्रेशर और हायर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर, यहाँ पर कम मतलब टेम्परेचर है, तो इस तरह से टेम्परेचर डिफरेंस भी यहाँ पर है। और दूसरी बात प्रेशर डिफरेंस भी यहाँ पर है, डेंसिटी अगर यहाँ पर डेंसिटी कम है, बराबर है, तो यहाँ पर प्रेशर भी कम होगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है तो हायर टू लोअर प्रेशर, इस तरह से जो हवा जो है वो बहती रहती है हायर टू लोअर प्रेशर। तो ये जो है इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये सी ब्रीज हो जाता है, डे टाइम में हमें दिखाई देता है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि डे टाइम में जो सागर रहता है समंदर, तो उसके बाजू वाली जो जमीन रहती है, किनारा जो रहता है उसका, तो उसके बाजू वाली जो जमीन रहती है तो वो थोड़ी सी कोल्ड हमें मतलब कोल्ड महसूस होती है। क्यों, तो ये इस प्रोसेस की वजह से। और दूसरा जो है वो लैंड ब्रिज जो कि नाइट टाइम में होता है, तो नाइट टाइम में क्या हो जाएगा, जैसे ये फिर से हम डिवाइड करते हैं इस तरह से, ये सी है, सी वाटर, और ये लैंड। अब नाइट टाइम में क्या हो जाता है कि ये जो सरफेस है जमीन जो है वो जल्दी कोल्ड हो जाती है, रैपिडली कोल्ड हो जाती है, जैसे ज्यादा गर्म भी जल्दी होती है तो कोल्ड भी बहुत जल्दी होती है, लेकिन इसको कोल्ड होने के लिए, सी वाटर को कोल्ड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है। ओके, तो ये टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये जो है इस तरह से कुछ ये जो मूवमेंट है ऐसे रहेगा, ये मूवमेंट इस तरह से मूव करेगा। ओके, तो ये लैंड की जो कोल्ड हवा है, जल्दी कोल्ड हो जाते हैं ना लैंड, तो ये जो कोल्ड एयर है, तो एयर इस तरह से सी की तरफ आते हैं तो उसको हम बोलेंगे लैंड ब्रिज। फिर से यहीं पर भी प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, डेंसिटी है, टेम्परेचर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस है, तो हम हवा इस तरह से बहेगी इस डायरेक्शन में, ये भी हम जानते हैं। तो ये नाइट टाइम में लैंड ब्रिज होता है, डे टाइम में सी ब्रिज होता है। तो ये भी इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बाद में हम देखेंगे। ओके, अब देखते हैं सॉलिड का एक्सपांशन जो है वो किस तरह से हो जाता है, और लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, क्यूबिकल एक्सपांशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फिर जो मतलब एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है आगे चलकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रेजुलेशन का कंसेप्ट है। बाद में हीट एक्सचेंज वाला जो कंसेप्ट है, इसमें कैलोरीमीटर वाला कंसेप्ट है, स्पेसिफिक हीट है, लैटेंट हीट है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसके भी हमें प्रैक्टिस आगे चलकर करनी है। तो पहले थोड़े कंसेप्ट के बारे में देखते हैं और फिर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, तो ये हो गया इस तरह से। अब देखते हैं थर्मल एक्सपांशन या फिर सॉलिड का एक्सपांशन किस तरह से हो जाता है, एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। तो जैसे ही सॉलिड को हीट किया जाता है, पहले हम कोई एक सॉलिड लेते हैं, सॉलिड को हीट करने से क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये हम तो जानते हैं। सॉलिड मतलब जो है जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसका एक्सपांशन भी हो जाता है। तो कैसे एक्सपांशन हो जाता है, तो जो एवरेज डिस्टेंस रहता है पार्टिकल्स का, जैसे किसी सॉलिड को हम एक्सपांड करते हैं तो वाइब्रेशन रेट जो है मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ जाता है, और एवरेज डिस्टेंस जो रहता है मॉलिक्यूल्स का वो भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से एवरेज डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और एवरेज डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है एवरेज, तो एवरेज डिस्टेंस बढ़ने से फिर क्या हो जाएगा, सॉलिड में एक्सपांशन हो जाएगा। एक्सपांशन तीन तरह के हो सकते हैं, सॉरी होते हैं। एक होता है लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन। तो देखते हैं ये लीनियर एक्सपांशन क्या होता है। तो लीनियर एक्सपांशन में
जैसे स्ट्रेट लाइन में, ओके, तो ये एक्सपांशन किस तरह से होता है? स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि कोई एक रॉड है, हम पहले देखते हैं एक सॉलिड का एक रॉड है जिसकी लेंथ जो है, पहले हम देखेंगे इसकी लेंथ कितनी है, यल नॉट। ओके, तो यल नॉट लेंथ एट लेंथ ऑफ रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे हम उसको हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से एक्सपांड हो जाएगा। ओके, लीनियर एक्सपांशन बोल सकते हैं हम रॉड को। तो ये जो है टोटल लेंथ कितनी हो गई इसकी, अब पहले थी यल नॉट, अब हो गई यल टी। अब यल टी क्या है, लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड एट T डिग्री सेल्सियस। कोई भी एक टेम्परेचर हमने उसको बढ़ा दिया है तो उसका लेंथ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, अब ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, यल टी माइनस यल नॉट। ओके, ये जो पूरा जो है ये यल टी हो गया। अब यल टी माइनस यल नॉट तो चेंज इन लेंथ हो गया, तो यल टी माइनस यल नॉट क्या हो गया, चेंज इन लेंथ। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चेंज इन लेंथ हो गया। अब ये चेंज इन लेंथ है वो किस पे डिपेंड रहता है, तो हम देखेंगे यल टी माइनस यल नॉट चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। जो भी रॉड की ओरिजिनल लेंथ है इसके इस पे डिपेंड रहती है यल नॉट, एंड चेंज इन लेंथ जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज दैट, चेंज इन टेम्परेचर। तो कितना हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ओके, तो कितना बढ़ा दिया, टी माइनस 0, तो हम उसको डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तो हम ये दो इक्वेशन जो है, दो इक्वेशन से एक फाइनल इक्वेशन बना सकते हैं, एल टी माइनस एल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। एल टी माइनस एल नॉट, ये चेंज इन लेंथ है, इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये जो अल्फा है यहाँ पर, उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। कोएफिशिएंट ऑफ, ये हो जाता है अपना लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। समझ में आ रहा है? तो ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन कैलकुलेट करने के लिए भी आपको पूछा जा सकता है, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दिया जाता है, चेंज इन टेम्परेचर दिया जाता है, आपको ओरिजिनल लेंथ कैलकुलेट, इंक्रीज इन लेंथ दिया जाता है, ओरिजिनल लेंथ आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। ओके, तो ये अल्फा का जो फार्मूला इस तरह से बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा इज इक्वल टू एल टी माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय व्हाट इज दैट, एल नॉट डेल्टा टी। तो उसको डिफाइन भी कैसे कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ per unit original length at 0 degrees Celsius. Okay, rise in temperature in degree Celsius. Okay, तो एल टी माइनस एल नॉट डिवाइड बाई एल नॉट डेल्टा टी, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया अपना कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो एक होता है लीनियर एक्सपांशन, दूसरा अगर किसी सॉलिड को आप हीट देते हैं तो उसका एरियल एक्सपांशन भी हो सकता है। जैसे हम किसी फॉइल को अगर हम हीट देते हैं तो उसका एरिया जो है स्क्वायर रहता है, या फिर कोई पतरा वगैरह रहता है ना, उसको हम अगर हीट देंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरियल एक्सपांशन। अब ये तो समझ में आ गया। ओके, तो ये पूरा, अब ये पूरा एक डेरिवेशन मैंने थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि इसके हर एक स्टेप में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बाकी जो एरियल एक्सपांशन है, क्यूबिकल एक्सपांशन है, उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे। ओके, ये हो गया लीनियर एक्सपांशन। अब सेकंड हम देखेंगे, बहुत आसान है, एरियल एक्सपांशन। एरियल एक्सपांशन, ओके, कोई एक फॉइल है, इसका एरिया ए नॉट, हीट देने के बाद ये इसका एरिया जो है हो गया 80। ये एट T डिग्री सेल्सियस, ये है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम इसको, ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन हम कैसे लिखेंगे, अब सीधा डायरेक्टली ए टी माइनस ए नॉट, ए टी माइनस ए नॉट, सो दैट इज द चेंज इन एरिया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन ओरिजिनल एरिया, ए टी माइनस ए नॉट। अब डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं ये। ओके, तो जैसे लीनियर एक्सपांशन के लिए एक्सप्लेन किया था, अब जरूरत नहीं है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी, ये हम रिलेशन लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा अपना बीटा, दैट इज इक्वल टू
ए टी माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट डेल्टा टी। अब बीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, ये आपको समझ में आ गया आपको? तो ये अल्फा हमने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन किया था, अब ये बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। ओके, तो ये चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस पर राइज इन टेम्परेचर। ओके, राइज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया बीटा। अब तीसरा जो है ये है अपना क्यूबिकल एक्सपांशन। क्यूबिकल एक्सपांशन, क्यूबिकल एक्सपांशन। अब क्यूबिकल एक्सपांशन क्या होता है? या फिर हम उसको वॉल्यूम एक्सपांशन भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम एक्सपांशन। तो कोई एक क्यूब है इस तरह से, ओके, ये बहुत ज्यादा हुआ इधर। ओके, तो ये एक क्यूबिकल एक्सपांशन। तो ये कोई एक पर्टिकुलर क्यूब है जिसका वॉल्यूम वी नॉट था, बाद में उसको एक्सपांड करने से क्या हो गया? वी टी हो गया। तो ये वी टी माइनस वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट। फिर से वही कहानी, वी टी माइनस वी नॉट, सो दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। बराबर है? अब देखो ये वी टी माइनस वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट डेल्टा टी, ये आ जाएगा वी टी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी। तो ये गामा जो है वो गामा, इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज दैट? कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। तो ये वी टी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट डेल्टा टी, और ये गामा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन या फिर वॉल्यूम एक्सपांशन। जो पहला एरियल एक्सपांशन था ना, कभी कभी उसको सुपर स्पेशियल एक्सपांशन इस तरह से भी वर्ड यूज किया जाएगा, जा सकता है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब एरियल एक्सपांशन ही है, वो याद रखना। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन गामा। तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम या फिर चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस पर राइज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो हम ऐसे भी उसको डिफाइन कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट इज दैट? क्यूबिकल एक्सपांशन। तो ये तीन तरह के एक्सपांशन सॉलिड में हो सकते हैं। एक तो लीनियर, ओके, जो स्ट्रेट लाइन में एक्सपांड हो रहा है, जैसे कि रॉड को हम एक्सपांड कर रहे हैं। एरियल, किसी फाइल को एक्सपांड कर रहे हैं, किसी क्यूब को हम एक्सपांड कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह टाइप के एक्सपांशन यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये हो गया एरियल एक्सपांशन, क्यूबिकल एक्सपांशन एंड वॉल्यूम एक्सपांशन। अब ये तीनों में रिलेशन क्या होता है? मतलब ये क्यूबिकल एक्सपांशन है, एरियल एक्सपांशन है और वॉल्यूम एक्सपांशन है। तो इसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, रिलेशन बिटवीन, अब इसके ऊपर भी आपको सवाल पूछा जाएगा। रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, तो अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। बीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। और एक गामा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। तो तीनों में जो रिलेशन आता है वो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के बारे में हम देखेंगे। सो अल्फा दैट इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। ये रिलेशन आपको याद रखना है।
अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। ये रिलेशन आपको बहुत बार यूज करना है आगे चलकर, जिसके बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो बीटा जो होता है ट्वाइस ऑफ अल्फा के बराबर हो जाएगा, गामा जो है वो थ्राइस ऑफ अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो आपको कभी कभी क्या किया जा सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन दिया जाएगा और आपको इससे रिलेटेड मतलब लीनियर एक्सपांशन से रिलेटेड या फिर कोई ओरिजिनल लेंथ आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर गामा दिया जाएगा, क्यूबिकल एक्सपांशन दिया जाएगा और आपको बीटा या फिर अल्फा कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, लीनियर एक्सपांशन या फिर सुपरफिशियल या फिर हम उसको एरियल एक्सपांशन बोल सकते हैं। तो ऐसे सवाल भी आपको अलग अलग टाइप के इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो है आपको बहुत काम आ जाएगा। किस तरह से क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं, जैसे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल वॉल्यूम एक्सपांशन, या फिर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे क्वेश्चंस इसके ऊपर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।